नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष सेशन में जिसमें हम सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले आप 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सभी प्रैक्टिस सेट आपके पीवाईक्यू आधारित हैं और बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन होता है। आज के प्रैक्टिस सेट में भी बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। आज आपका वर्णमाला का रिवीजन होगा, संधि का रिवीजन होगा, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्सम, पर्यायवाची आदि टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये एक समग्र हिंदी का रिवीजन होता है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी कंटेंट का आप अपने एग्जाम के अनुसार लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। आप लोगों के लिए काफी मेहनत की जा रही है, अच्छा कंटेंट लाया जा रहा है, लेकिन आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है व्यूज बहुत कम आते हैं और फिर लगता ही नहीं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका पॉजिटिव परिणाम आ रहा है। तो एक बार आपसे निवेदन है कि वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए और अच्छे कमेंट जरूर किया करिए। कम से कम 1000-1500 व्यूज तो आया करें ताकि लगे कि जो मेहनत हो रही है, जो अच्छे प्रश्नों को लाया जा रहा है वो उपयोग में आ रहा है। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, सभी लोग लाइक करिए। जितने व्यूज आते हैं कम से कम उनका 3/4 तो लोग वीडियो को लाइक किया करें। पहला प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का कि घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। घा वर्ण जो है ये आपके का वर्ग का वर्ण है। पूरा का वर्ग जो है उसमें का, खा, गा, घा इंग्या आता है और आ, हा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, तो दोनों आ जो है लघु आ और दीर्घ आ या ह्रस्व आ और दीर्घ आ जो है आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो साथ में हा का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? बताइएगा। बहुत आसान उत्तर है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, यार अलावा। यार अलावा को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। यह स्वर और व्यंजन के बीच अंतः स्थिति में स्थित माने जाते हैं, इसलिए इन्हें अंत्यस्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऊष्म व्यंजनों का सही समूह क्या है। देखिए बताइएगा, बहुत आसान उत्तर होगा आपके लिए। ऊष्म व्यंजनों का सही समूह क्या है? अगर आप हिंदी व्याकरण को सही से पढ़ रहे हैं आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीनों सा आपके, एक तो दंत सा है, दूसरा आपका तालु शाह है और ये आपका मूर्धन्य शाह है और साथ में हा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह से गर्म हवा ऊष्मा बाहर निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ट्रिक क्या है? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 5 वर्ग में 5 वर्ण प्रत्येक में, तो 25 स्पर्श व्यंजन हुए। अगला प्रश्न है आपका कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? बताइएगा, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन ए है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो इसको ट्रिक क्या है कि विषम संख्या वाले वर्ण हमेशा अल्प प्राण होते हैं क्योंकि इनमें कम हवा निकलती है। ठीक है, यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? बताइएगा, महाप्राण व्यंजनों की पहचान क्या है? तो वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। क्या है ट्रिक? सम संख्या 2, 4 वाले वर्ण बोलते समय ज्यादा हवा निकालते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्मीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। बीपीएससी 2019 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अघोष वर्णों का सही समूह कौन सा है? बताइएगा, अघोष वर्णों का सही समूह कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जो अघोष होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला, दूसरा वर्ग का और आपके तीनों सा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा अघोष होते हैं। सघोष या घोष वर्ण कौन से होते हैं? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर। क्या? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं या घोष होते हैं।
निम्नलिखित में से लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? बताइएगा, निम्नलिखित में से लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रा। रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। रा बोलते समय जीभ तालु से टकराकर कंपन या प्रकंपन करती है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किन वर्णों को अर्धस्वर माना जाता है? बताइएगा, किन वर्णों को अर्धस्वर माना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, या और वा को। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। ये कभी स्वर की तरह जैसे कौवा या कौवा और कभी व्यंजन की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो वा लगा दिया या आ लगा दिया, दोनों का उच्चारण लगभग आपको समान ही सुनाया देता है। तो क्या है? तो ये कभी स्वर की तरह भी प्रयोग हो जाते हैं या स्वर की जगह पर भी प्रयोग में आ जाते हैं, इसलिए क्या इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? बताइएगा, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, ढा और ढा। ठीक है, डा और ढा जो ही है आपके जहां पर बिंदु लगी है ये आपके उत्क्षिप्त होते हैं। जिन व्यंजनों के नीचे नुक्ता या बिंदी लगा हो वे द्विगुण होते हैं और ये कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, सदैव बीच में ही आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंठोष्ठ स्वर कौन से हैं? बताइएगा, कंठोष्ठ स्वर कौन से हैं? जहां पर कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो वो कंठोष्ठ होंगे। और यहां पर आपका ओ और औ में, ओ और औ में, क्योंकि ये आ और ऊ से मिलकर बनता है, तो आ आपका कंठ है और ऊ आपका ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? बताइएगा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? वा, फा, बा, भा। बताइएगा, वा, फा, बा, भा। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वा। वा एकमात्र दंतोष्ठ व्यंजन है। वा बोलते समय निचले होंठ और ऊपर के दांतों का मिलन होता है। वा बोलकर देखिए आप, आपको समझ आ जाएगा। बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो कौन से हैं? वो आपके सी ऑप्शन में ह्रस्व ए और दीर्घ ए, ओ और औ। ठीक है, तो ए, आए, ओ, औ को संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। ये दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे आ और ई मिलकर ए बनाते हैं और आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। काकल्य ध्वनि कौन सी है? बताइएगा, काकल्य ध्वनि कौन सी है? जो काकल्य ध्वनि है वो आपकी हा है। हा को काकल्य या स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहा जाता है। हा का उच्चारण सीधे गले के भीतर काकल से होता है। यूपीपीएससी आरओ 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? तो जो मृगेंद्र है ये आपका सिंह या शार्दुल का पर्यायवाची है। मृगेंद्र, शार्दुल, केसरी, वनराज, व्याघ्र, नाहर ये सभी शेर या सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कुंजर किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, कुंजर किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हाथी का। कुंजर, गज, मतंग, वारण, गयंद, दंती, हस्ती ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जात वेद किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा, जात वेद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। जात वेद, हुताशन, कृशाणु, वैश्वानर, दहन, अनल ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सरवरी किसका पर्यायवाची है? तो सरवरी रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। सरवरी, निषिद्ध, विभावरी, रैन, यामिनी, रजनी ये सभी रात के पर्यायवाची हैं। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मार्तंड किसका पर्यायवाची है? तो मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। मार्तंड, सविता, अर्क, भास्कर, आदित्य, पतंग ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सारंग शब्द का सटीक पर्यायवाची क्या है? बताइएगा, सारंग शब्द का सटीक पर्यायवाची क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मोर। सारंग के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी, लेकिन सबसे प्रमुख पर्यायवाची मोर, हिरण, सिंह के लिए प्रयुक्त होता है। दिए गए विकल्पों में मोर सही है। सारंग जो है वो एक अनेकार्थी शब्द है, लेकिन सबसे प्रमुख पर्यायवाची ये मोर के लिए प्रयोग होता है। हिरण और सिंह इनके सभी के अर्थ क्या होते हैं? सारंग के पर्यायवाची हो सकता है।
अगला प्रश्न है आपका कि आपगा किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। आपगा किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका नदी का पर्यायवाची है। आपगा, तटनी, सरिता, प्रवाहिनी, तरंगिणी ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। यूपीपीएससी 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वातायन किसका पर्यायवाची है, तो वातायन जो है ये आपका खिड़की का पर्यायवाची है। किसका है, खिड़की का। वातायन, गवाक्ष, झरोखा, दरीचा ये सभी खिड़की के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पनग किसका पर्यायवाची है, तो पनग जो है ये आपका सांप का या सर्प का पर्यायवाची है। पनग, उरग, भुजंग, विषधर, फड़ी, अहि ये सभी सांप या सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आशव किसका पर्यायवाची है, तो आशव जो है ये आपका मदिरा या शराब का पर्यायवाची है। आशव, वारुणी, मदिरा, हाला, शुरा ये सभी शराब, मदिरा के पर्यायवाची हैं। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो गायक का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका गय धन अक। यहां पर आयादि संधि है। शब्द में यदि आय की ध्वनि आए, जैसे गा धन आय धन का, तो ये गायक की ध्वनि है, तो पहले अक्षर पर एक ही दो मात्राएं हो, अय लगेंगी। ठीक है, तो क्या है, तो ये इसकी ट्रिक है। अगर बीच में आय की ध्वनि है तो पहले अक्षर में विच्छेद करने पर दो मात्राएं लगती हैं। तो गय धन अक क्या हो गया, गायक हो गया। ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि परमौज में कौन सी संधि है, बताइएगा। परमौज में कौन सी संधि है, एक ट्रिक आपको मैंने कई बार बताई है और उसका सही उत्तर जो है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वृद्धि संधि। ट्रिक क्या है यहां पर अभी हम देखेंगे। परम धन ओज परमौज हो गया, आ और ओ मिलकर औ बनाते हैं। सिरोरेखा पर औ की दो मात्राएं हैं, औ की दो मात्राएं हैं, कितनी है, दो हैं, ध्यान से देखिए। हमेशा वृद्धि संधि का सूचक होती है। जब बीच में आपको दो मात्राएं दिखें तो वो या तो अय की होंगी दो मात्राएं या तो औ की होंगी, ये वृद्धि संधि का सूचक होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बधूर्मी में कौन सी संधि है, बताइएगा। बधूर्मी में कौन सी संधि है, तो यहां पर आपकी स्वर संधि है, वो भी दीर्घ। ठीक है, ऐसे परीक्षा में आपको ब्रैकेट में दीर्घ लिखा नहीं मिलेगा, या तो दीर्घ लिखा होगा या फिर स्वर संधि लिखा होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। बधूर्मी में आपका दीर्घ स्वर संधि है। बधु धन उर्मी बधूर्मी होता है। यहां पर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। शब्द के बीच में बड़ी ई की या बड़ा ऊ की मात्रा हो तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। ठीक है, अगली जो संधि है वो है जगन्नाथ का सही विच्छेद क्या है, बताइएगा। जगन्नाथ का सही विच्छेद क्या है, तो बहुत आसान होगा आपके लिए, ता और ना। ठीक है, हलंत वाला ता चुन लीजिए, तो जगत धन नाथ क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। ये व्यंजन संधि है। जहां डबल ना हो, यानी कि दो बार ना हो, एक बार आधा एक बार पूरा, या डबल मा दिखे, तो वहां पर पहले आधे अक्षर को ता में बदल दिया जाता है। ठीक है, यूपी वीडियो 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि दुष्चरित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। दुष्चरित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुहूधन चरित्र, दुहूधन चरित्र दुष्चरित्र। आधा श यदि चा या छा से पहले आए तो वह विच्छेद करने पर विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है, यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो प्रत्येक में जो संधि प्रयुक्त हुई है वो आपकी यण संधि है। प्रतिधन एक प्रत्येक हो गया, यहां पर ई और ए मिलकर ये बनाया, क्या बनाया, ये। या से पहले आधा अक्षर ता आने पर हमेशा यण संधि होती है। या को हटाकर ई की मात्रा लगाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि महर्षि में कौन सी संधि है, तो महर्षि में आपकी गुण संधि है। शब्द के अंत में अर की ध्वनि या रेफ, जैसे देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि आए तो वहां गुण संधि होती है। महाधन ऋषि क्या हुआ, महर्षि हुआ। आ और री मिलकर अर बनाते हैं। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहुत आसान है, कई बार आपको करवाया भी गया है। बी ऑप्शन आपका सही है, दिक धन अंबर। यहां पर व्यंजन संधि है। बीच का गा तीसरा वर्ण विच्छेद करने पर का पहले वर्ण में बदल जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहां पर सही संधि विच्छेद है आपका ऑप्शन सी,
निहिधन आशा विसर्ग संधि का उदाहरण है। शब्द के बीच में रा आए और विच्छेद करने पर सार्थक शब्द बने जैसे आशा, तो रा का विसर्ग में बदल देते हैं। यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बहुत आसान होगा, सतधन जन। सी ऑप्शन आपका सही है। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। जहां पर आपको डबल जा दिखे वहां पहले आधे जा को हलंत ता में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में मारा कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, जैसे रावण पर यहां पर पड़ रहा है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है आपका कि चिड़िया उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्या है? तो वाक्य में यहां पर उड़ रही क्या है? यह एक अकर्मक क्रिया है। उड़ना, रोना, हंसना, सोना अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मां ने बच्चे को दूध पिलाया, वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, द्विकर्मक क्रिया। यहां दो कर्म है, बच्चे को गौड़ कर्म और दूध मुख्य कर्म, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि वह खेल कर सो गया, वाक्य में खेल कर कौन सी क्रिया है? तो खेल कर सो गया, तो यह कौन सी क्रिया है? यह आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी आरंभ करे तो पहली यानी कि कर जुड़ा हुआ हो जिसमें, वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। यूपीएसआई 2021 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पिताजी ने मुझसे पत्र लिखवाया, वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया है? तो पिताजी ने मुझसे पत्र लिखवाया, यहां पर लिखवाया क्या होगा? यह प्रणणार्थक क्रिया हो जाएगी। जब कर्ता स्वयं काम ना करे, कार्य ना करके किसी अन्य से करवाता है, जैसे लिखवाना है, करवाना है, वहां प्रणणार्थक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है, धातु कहा जाता है, पद कहा जाता है या कृदंत कहा जाता है? अगर आपको हिंदी की जरा से भी समझ है तो यह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, धातु। क्रिया के मूल रूप जिसमें ना लगाने से क्रिया बनती है, जैसे पढ़ धन ना, पढ़ना, को धातु कहते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि हथियाना, लतियाना किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण है? तो ये आपके नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। हाथ से संज्ञा, हाथ एक संज्ञा है, इससे हथियाना बनाया, लात से लतियाना बनाया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राम विद्यालय जा रहा है, वाक्य में रहा क्या है? तो ये क्या है? ये आपकी सहायक क्रिया है। जो क्रिया मुख्य क्रिया जा की सहायता करती है और काल का बोध कराती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यूपी टेट 2018 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वह हंसता है, वाक्य में हंसता कैसी क्रिया है? तो हंसना क्या है? यह एक अकर्मक क्रिया है। हंसना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। यूपी आरओ 2014 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि तुम जाते ही रोने लगे, वाक्य में जाते ही क्या है? पूर्वकालिक है, तात्कालिक है, वर्तमान कृदंत है या भूतकालिक कृदंत है? तो यहां पर ये तात्कालिक कृदंत है। एक क्रिया के घटते ही तुरंत दूसरी घटना हो, ते ही लगा हो, तो उसे तात्कालिक कृदंत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अवनति का विलोम शब्द क्या है? तो अवनति का विलोम होता है उन्नति। अवनति यानी कि नीचे गिरना का सटीक विलोम उन्नति होता है, यानी कि ऊपर उठना, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्द्र का सही विलोम क्या है? तो आर्द्र का सही विलोम शुष्क होता है। आर्द्र का अर्थ होता है नमी युक्त यानी कि वेट, और शुष्क का अर्थ होता है ड्राई या सूखा। अगला प्रश्न है आपका कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, इसका सटीक विलोम कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल होता है। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि व्यास का विलोम शब्द क्या है? तो व्यास का जो विलोम शब्द है आपका वो समास है। व्यास विस्तार करना का सटीक विलोम समास या संक्षेप करना होता है। यूपीपीएससी आरओ 2021 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? तो सुषुप्ति का विलोम होगा जागृति। सुषुप्ति गहरी नींद का विलोम जागृति या जागरण होता है।
अगला प्रश्न है आपका कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होता है। क्षणिक क्षण भर रहने वाला का सटीक विलोम शाश्वत सदा रहने वाला होता है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। भूगोल यानी कि पृथ्वी का विज्ञान और इसका विलोम खगोल यानी कि अंतरिक्ष का विज्ञान। यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? तो उन्मूलन का सही विलोम होगा आपका रोपण। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ फेंकना और इसका विलोम होता है रोपण यानी कि लगाना, बोना। यूपीपीएससी 2016 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सीधा या सरल, इसका विलोम वक्र, टेढ़ा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? तो निषिद्ध का विलोम शब्द होता है आपका विहित। निषिद्ध जिसकी मनाही हो का सटीक विलोम विहित, जिसका विधान या आदेश होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अली और अली शब्द का सही अर्थ भेद क्या है? तो अली का क्या अर्थ होता है और अली का क्या होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भौरा और सखी। जो ह्रस्व ई वाला है वो आपका भौरा होता है और जो दीर्घ ई की मात्रा वाला है उसका अर्थ सखी या सहेली होता है। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कुल और कूल का सही अर्थ क्या है? तो कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। जहां पर आपका लघु ऊ की मात्रा है या ह्रस्व ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो वो उसका अर्थ वंश है। जहां पर दीर्घ ऊ की मात्रा है वो उसका अर्थ नदी का किनारा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि गृह और गृह, ग्रह और गृह का अर्थभेद क्या है? बताना है आपको ग्रह और गृह का अर्थभेद क्या है। क्या है? ग्रह और गृह का अर्थभेद क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, तारे आदि पिंड ग्रह होते हैं और गृह क्या होता है? घर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दिन और दीन शब्द युग्म का अर्थभेद है। तो दिन और दीन शब्द युग्म का अर्थभेद क्या होगा? दिन यानी कि दिवस और दीन यानी कि गरीब। नीरज और नीरद का सही अर्थभेद क्या है? तो नीरज जा लगा है और दा लगा है, जा का कमल हो जाता है और दा से बादल हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, कमल और बादल अर्थ होंगे नीरज और नीरद के। अगला प्रश्न है आपका कि सुर और सूर का अर्थभेद क्या है? तो सुर अर्थ होता है इसका देवता और सूर का अर्थ होता है अंधा या सूर्य। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सूर का अर्थ सूरवीर भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शस्त्र और शास्त्र का सही अर्थ क्या है? शस्त्र यानी कि हथियार और शास्त्र क्या हुआ? धार्मिक ग्रंथ। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ भेद क्या है? लक्ष्य यानी कि आपका उद्देश्य क्या है और लक्ष्य यानी कि लाख। लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य होता है यानी कि टारगेट, गोल। लक्ष्य यानी कि संख्या, लाख। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वर्ण और सवर्ण का अर्थ क्या है? स्वर्ण यानी कि सोना और सवर्ण यानी कि उच्च जाति। सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण वाला या उच्च जाति होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अश्व और अश्म का सही अर्थ क्या है? अश्व का अर्थ हुआ घोड़ा और अश्म का अर्थ क्या हुआ? पत्थर। अगला प्रश्न है आपका कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो यहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। गौशाला के लिए, गौ के लिए साला, क्या गौ के लिए साला, यहां पर के लिए विभक्ति लुप्त हुई है या लोप हुआ है इसका, तो यहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मनमाना में कौन सा समास है? बताइएगा, मनमाना में कौन सा समास है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, करण तत्पुरुष। विग्रह हुआ, मन से माना हुआ, तो जहां से के द्वारा विभक्ति का लोप हो वहां करण तत्पुरुष समास होता है। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि शोकग्रस्त में कौन सा समास है? तो शोकग्रस्त में करण तत्पुरुष है। विग्रह क्या होगा? शोक से ग्रस्त, शोक से जुड़ाव है इसलिए करण तत्पुरुष है। अलगाव होने पर अपादान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? तो निर्विकार शब्द में अव्यवी भाव समास है। विग्रह बिना विकार के, पूर्व पद उपसर्ग अवयव नीर होने के कारण यहां यह अव्यवी भाव समास है।
अगला प्रश्न है आपका कि अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में बहुब्रीय समास है। क्या है? बहुब्रीय। विग्रह क्या है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अर्थात विशेष व्यक्ति। तीसरा, अर्थ प्रधान होने के कारण बहुब्रीय समास है। अगला प्रश्न है आपका कि धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म शब्द में द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। जहां दोनों पद प्रधान हो और या का लोप हो तो क्या होगा? वहां पर द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है आपका कि देवासुर शब्द में कौन सा समास है? तो देवासुर, देव और असुर, तो यहां पर भी द्वंद्व होगा। दोनों पद प्रधान होने के कारण यहां पर द्वंद्व समास होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत भी है। अगला प्रश्न है आपका कि कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा, कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? तो यहां पर समास है कर्मधारय। कुसुम सा कोमल, क्या? कुसुम के समान कोमल। जहां उपमेय उपमान की तुलना का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वातावरण में कौन सा समास है? तो वातावरण में संबंध तत्पुरुष है। बात का आवरण, का की के का लोप है, तो यहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी शब्द में द्विगु समास है। सत यानी कि 100, आब्दों यानी कि वर्षों का समूह, पूर्व पद संख्यावाचक होने के कारण यहां पर द्विगु समास है। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कंजूस शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? तो कंजूस शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कंजूसी है। इसमें ई प्रत्यय लगने से इसकी भाववाचक संज्ञा कंजूसी बनती है। अगला प्रश्न है आपका कि अपना सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? तो अपना सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा अपनापन या अपनत्व होती है। ठीक है। अपना क्या है? एक निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं तो अपनापन या अपनत्व बनती है। अगला प्रश्न है आपका कि वह जो खड़ा है मेरा भाई है, बाकी में जो कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक। जो, सो, जिसकी, उसकी आदि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं। यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि यह काम मैं आप कर लूंगा या स्वयं कर लूंगा, बाकी में आप क्या है? बताइएगा, यह काम मैं आप कर लूंगा या स्वयं कर लूंगा, बाकी में आप क्या है? तो बाकी क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जब कर्ता अपने लिए आप अर्थात स्वयं या खुद का प्रयोग करे तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी में कुछ क्या है? तो ये क्या है? ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लोग को गिना जा सकता है, संज्ञा है, इसलिए यह संख्यावाचक है। लेकिन कुछ से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, अतः निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, वाक्य में उस शब्द क्या है? संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या प्रविशेषण है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर सार्वनामिक विशेषण है। उस मूलतः तो सर्वनाम है, परंतु यह संज्ञा ग्रंथ से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। बीपीएससी 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि 2:30 बजे हैं, बाकी में 2:30 किस प्रकार का विशेषण है? तो ये आपका अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। 2:30, पौने, सवा, आधा ये सभी संख्या को अपूर्ण रूप में दर्शाते हैं, अतः ये अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यूपीपीएससी आरओ 2021 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक को 2-2 केले दो, वाक्य में प्रत्येक क्या है? तो प्रत्येक बोधक या विभाजक विशेषण है। ठीक है। प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्द प्रत्येक बोधक या विभाजक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह आदमी मेरा पड़ोसी है, वाक्य में वह क्या है? तो वह आदमी मेरा पड़ोसी है, तो यहां पर वह क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण है। वह यहां सर्वनाम नहीं बल्कि आदमी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, संकेत करने वाला सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि अग्नि का विशेषण रूप क्या होगा? तो अग्नि का विशेषण रूप आग्नेय होता है। ठीक है। अग्नि संज्ञा है जिससे आग्नेय विशेषण का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आग्नेय चट्टाने। यूपीपीएससी 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि दुर्लभ होना, दिखाई ना देना।
गूलर के पेड़ में फूल नहीं दिखते, इसलिए जो व्यक्ति बहुत दुर्लभ हो जाए या कभी दिखाई ना दे उसे गूलर का फूल कहा जाता है। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ पास रहकर कष्ट देना है। जो व्यक्ति हमेशा पास या साथ रहे और लगातार परेशान करे या कष्ट दे उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति का अर्थ है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति मूर्ख व्यक्ति गुणों की पहचान नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को किसी बहुमूल्य वस्तु के गुणों की परख ना हो, गुणहीन व्यक्ति, उसके लिए यह कहा जाता है। यूपी टेट 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी औजार है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र शस्त्र है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं जैसे तलवार, लाठी, बंदूक, उन्हें शस्त्र कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले जैसे बाण, भाला, उन्हें अस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वह मिलाप करके रोने लगी। मेरे को घर जाना है। सप्रमाण उत्तर दीजिए। ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। ए अशुद्ध है क्योंकि बिलाप का अर्थ ही रोना होता है, शुद्ध रूप होगा वह बिलाप करने लगी। बी अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध रूप होगा मुझे घर जाना है। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी में मेरे के साथ को नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका कि अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होता है। ठीक है, अट्टालिका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव या हिंदी रूप अटारी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोमय का सही तद्भव रूप क्या है। तो गोमय का सही तद्भव रूप होगा गोबर। गोमय संस्कृत का तत्सम शब्द है जिसका तद्भव गोबर होता है। गेहूं के लिए तत्सम गोधुम होता है। यूपी आरओ 2016 का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि चूर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो चूर्ण शब्द का तद्भव रूप होगा चूरन। ठीक है, यूपी पुलिस 2019 का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो आंख शब्द का तत्सम रूप अच्छी होता है। क्या होता है? अक्षी। नयन, नेत्र, चक्षु यद्यपि आंख के पर्यायवाची हैं लेकिन आंख का जो तद्भव शब्द है इसका व्याकरणिक तत्सम रूप अक्षी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कपूर का तत्सम रूप क्या होगा। तो कपूर का तत्सम रूप कर्पूर होता है। कपूर तद्भव है, इसका शुद्ध तत्सम रूप कर्पूर जैसे कर्पूर गौरम होता है। यूपी टेट 2016 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए भवदीय लिखा जाता है। औपचारिक सरकारी पत्रों के अंत में स्वनिर्देश के रूप में सदैव भवदीय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सगे संबंधियों, मित्रों और परिवारजनों को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं। तो ये व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। पर्सनल लेटर्स कहते हैं इनको। अगला प्रश्न है आपका कि जो सरकारी पत्र एक साथ कई मंत्रालयों या अधिकारियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं या गस्ती पत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संक्षेपण मूल पाठ का लगभग कितना होना चाहिए। तो जो संक्षेपण आता है वो उस मूल पाठ का 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण का नियम है कि वह दिए गए मूल गद्यांश के कुल शब्दों का लगभग 1/3 होना चाहिए। यूपीपीएससी आरओ 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका किस पत्राचार में प्रेषक का पदनाम नहीं लिखा जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्धशासकीय पत्र में। अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं, इसलिए पत्र के अंत में हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का पदनाम नहीं लिखा जाता है। तो आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये टेस्ट आपको कैसा लगा, आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जब आप जाते हैं तो वहां पर वीडियो हाइप करने का ऑप्शन होता है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो हाइप जरूर किया करिए। बहुत छोटा सा चैनल है अपना, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा।
कंटेंट बनाने में कोई लापरवाही नहीं की जाती है, कोई आलस नहीं बरता जाता है। बेहतरीन लगातार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जब आप यही 100 प्रश्न जब लाइव क्लास में करते हैं, वहां पर 1 से सवा घंटे समय लिया जाता है और मैं आपको बहुत कम समय में ये प्रश्न करवा देता हूं, तो आपके समय की बचत होती है और अच्छा कंटेंट भी आपको मिलता है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अच्छे कमेंट करिएगा। हमारा अच्छा कंटेंट और आपके अच्छे कमेंट दोनों मिलेंगे तो बात बन जाएगी। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको अभी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। सभी कंटेंट आपको सुव्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्विक रिवीजन थ्योरी नोट्स होंगे, वन लाइनर होंगे, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज होंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाती है और चीजें आपको सभी सही सुव्यवस्थित ढंग से एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो लंबी लंबी क्लास अटेंड करने से बचिए और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके अपने नोट्स का रिवीजन करिए। अगर आपके पास नोट्स उपलब्ध नहीं है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बेहतरीन नोट्स वन लाइनर फॉर्म में और थ्योरी फॉर्म में उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।